एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, दूसरी जानिब PMLN के, दोनों आमने सामने नारेबाजी कर रहे थे। इतने में हम भी वहाँ पर पहुँचे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं, हम ज़रा फुटेज बनाते हैं और ज़रा पता चले कि सारे एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, हम अपनी रिकॉर्डिंग करके वहाँ से निकल ही रहे थे तो कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपको देख के अपने घरों से ये बॉटल उठा के लाए हैं। उस बॉटल में क्या था वो आप इस व्लॉग में जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 जून है और मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ। आज इंतखाबी मुहिम का वक्त चूँकि गुज़िश्ता रात से ख़त्म हो गया तो दिन भर क्या सिचुएशन रही है कवर करने के लिए मैं मौजूद था मुख्तलिफ़ इलाकों में। और ख़ास तौर पे आज मैंने शहरी इलाके से हट के ज़रा देही इलाकों का रुख किया। ज़रा खूबसूरत से जो यहाँ के गाँव हैं वो कैसे हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना नेचुरल और कितना खूबसूरत प्लस 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 इतना अच्छा एनवायरनमेंट कि मैं हैरान रह गया कि वो ब्यूटी जिसको देखने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, वो ब्यूटी इनके घरों की दहलीज़ पे है। और इतने सादा लोग हैं और जितने सादा लोग हैं उतनी ही कम फैसिलिटीज़ इनके पास हैं। बहरहाल जो एनवायरनमेंट मैंने देखा, आसपास भेड़ बकरियां फिर रही हैं, वहीं पे उनको चारा दिया जा रहा है। हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया उसमें। मतलब एक तरफ पहाड़ हैं, साथ में चश्मा बह रहा है, बतखें फिर रही हैं, भेड़ बकरियां हैं और साथ में आपका घर हो, आसपास पहाड़ हो, उन पे बर्फ़ पड़ी हो, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन साथ ही इनकी लाइफ टफ़ भी बहुत है। कैसे टफ़ है आगे चल के आप देख सकेंगे कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस दौरान आसपास के लोग कैसे मेरे पास आए अपने मसाइल लेके और क्या उन्होंने मुझे दिखाया, मैं आगे चल के इंक्लूड करूँगा। और फिर ये तो हो गए ना गाँव के लोग। फिर कुछ डेवलप्ड एरिया की जानिब भी रुख किया, कुछ खूबसूरत कैफ़े उनको भी देखा। हमारे दोस्त का कैफ़े है, वहाँ पर गए, बड़ी मेहमान नवाजी उन्होंने की। साथ में यहाँ की जो मखसूस रिवायात हैं वो गिलगिती कैप भी मिली, शॉल भी दी गई। तो मेहमान नवाजी में तो ये लोग किसी से कम नहीं है। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि जिस हद तक हो सकता है इनके जो इश्यूज़ हैं, इनके जो मसाइल हैं, उनको नेशनल TV के ऊपर हाईलाइट करूँ। और मैंने जब किया और उसका फ़ीडबैक ये मिला कि यहाँ होटल में लोग पहुँचे और उन्होंने आगे शुक्रिया अदा किया कि आपने TV के ऊपर हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया। इतने खुश हैं वो, कहते हैं हमें मौका ही नहीं मिलता, हमारी कोई सुनने के लिए आता ही नहीं है। बस जब इलेक्शन होते हैं तभी लोग पहुँचते हैं, आगे पीछे कोई नहीं हमारी सुनता। ना यहाँ के मुंतखब अरकान सुनते हैं और ना ही उनकी सरपरस्ती करने वाले जो सियासतदान हैं, बस नारे दावे करके चले जाते हैं। उसका अमली सबूत मैं अभी कुछ ही देर में आपको दूंगा। आप यकीन मानिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको गलत बयान या एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे की बिजली यहाँ पे आती है, सिर्फ 2 घंटे। और बाकी सारा किस तरह से ये गुजर बसर करते हैं, मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सोलर वगैरह है, वो भी पहाड़ों की वजह से इतनी सनलाइट यहाँ पे आती नहीं है। लेकिन उन्होंने जो एक बात की जिसने मुझे ज़रा झंझोड़ा, वो कहते हैं कि बिजली के ज़रिए गीज़र इस्तेमाल करना या इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करना ये हमारे लिए एक ख्वाब है, यहाँ पे नहीं आती बिजली। तो जिस टाइम हम अपने न्यूज़ चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो जो वहाँ के अहले इलाका थे वो हमारे पास आए। उनमें से बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे और वो पानी की बोतल उठा के लेके आए। उन्होंने कहा हम मीडिया वाले हमसे बात करें, तो हमारी रिकॉर्डिंग उस टाइम कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने कहा अभी तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा आपको देख के हम ये पानी की बोतल अपने घर से उठा के लेके आए हैं कि आप ये देखें क्या ये पानी पीने लायक है। तो उन्होंने कहा कि हम ये पानी पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, हमारी नस्लें यहाँ पे रह गई हैं और वो यही पानी पीती रही हैं, अब हम भी ये पी रहे हैं। हमारे साथ वादे और दावे इतने होते हैं, लेकिन बताएं कि क्या ये पानी पीने लायक है। मैंने जब वो देखा तो वो वाकई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो पानी पिया जा सकता या किसी के आगे सर्व भी किया जा सकता। तो कहाँ मिनरल वाटर, कहाँ आम फिल्टर वाला पानी और फिर उसके भी नीचे वो पानी जो ये रोज़ाना घरों में पीते हैं। और पता नहीं कितने साल हो गए वो कहते हैं कि हमसे दावे वादे होते रहे लेकिन ये पानी हमारी जान नहीं छोड़ा, आज भी हम यही वाला पानी पीने पे मजबूर है। खैर कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल को जिस हद तक हो सका नेशनल मीडिया पर और अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हाईलाइट करें। आगे बढ़ते हैं, ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं, जो यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। आज मैंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखी जिसकी मैं एक्चुअल तलाश में था, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह मैं चाहता था वैसा हुआ नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स यहाँ पे मिस कर रहा था कि वो कैंप्स उस तरह से है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सख्ती है। गिलगित में तो अखीर ही हुई पड़ी है ना, गिलगित तो पूरा छाया पड़ा है। दैट्स ऑल अबाउट PTI। गिलगित में सिर्फ और सिर्फ PTI की एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर। मतलब आप यूँ समझ लीजिए स्कर्दू में जितना सारी सियासी जमातें मिल के कर रही हैं उतना गिलगित में खाली एक अकेली PTI कर रही है। तो स्कर्दू में ये एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग था। तो आज मैं गया तो एक जगह पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और बिल्कुल उसके सामने PMLN के लोग मिल गए। यानी एक ही स्ट्रीट पे, एक ही जगह पे आमने सामने दोनों जमातों के कारकुनान।
तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, मतलब चंद एक ही होते हैं, कोई 5-6 इधर हो गए, 5-7 इधर हो गए। तो मैंने रिक्वेस्ट की सबसे कि आप सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, तो हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने न्यूज़ चैनल के लिए, और मतलब एक हार्मनी जैसा मैसेज देते हैं कि नो मैटर व्हाट द पॉलिटिकल सिचुएशन इज़, मतलब सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन इकट्ठा खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है अगर एक मोमेंट के लिए हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे बड़ा मायूस किया। पीटीआई के लोगों से रिक्वेस्ट की तो वो बड़ी खुशी खुशी रोड क्रॉस करके इस साइड पे आ गए। तो पीएमएलएन के लोगों ने भी दिल बड़ा किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई एतराज़ किया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा वेलकम किया कि ठीक है यहाँ पे सारे इकट्ठे खड़े होते हैं। लेकिन उनमें से एक आध कोई ऐसा आदमी था जिसने इतना शोर कर दिया, इतना रोला डाल दिया, इतना नाराज़गी का इजहार किया, और लिटरली बस उसने धक्के नहीं दिए, उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल दिया उनको कि आप उस तरफ और हम इस तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि यार हैं तो सारे पाकिस्तानी ना, कोई ये तो नहीं है कि कोई बंटवारा हो गया खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी चीज़ है या पता नहीं क्या। इतना एक्सट्रीम लेवल पे पोलराइजेशन को नहीं जाना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसे विजुअल्स क्रिएट हों कि पीएमएलएन के लोग, पीटीआई के लोग, ये सारे एक साथ भी इकट्ठे हो सकते हैं, और होते भी हैं, हर जगह पे होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रह गई। मैंने अटैम्प्ट की कि सबको एक जगह इकट्ठा करूँ, लेकिन हो नहीं सका। मीनवाइल जो पीटीआई के लोग यहाँ पर आए थे कैंपेन के लिए, अब चूँकि इंतखाबी वक्त ख़त्म हो गया, वो भी यहाँ से वापस रवाना हो गए। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच मैंने करार दिए थे पहले बैरिस्टर गौहर साहब, उसके बाद उमर डार ने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हुंजा में और गिलगित में उन्होंने पूरा माहौल बनाया जनाब। जिस तरह से उन्होंने कारकुनान का लहू गरमाया, कल के मनाज़र हमने शामिल किए थे, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर उसके बाद रेहाना डार ने जैसे ख़वातीन के साथ इंगेज किया, और फिर आज उमर डार की जो तकरीर मैं सुन रहा था उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। मतलब पॉलिटिकली वो जिस तरह से कारकुनान को चार्ज करते हुए कह रहे हैं कि रास्ते रोक सकते हैं लेकिन लोगों को वोट देने से नहीं रोक सकते, पोलिंग स्टेशन पर जाके तो नहीं रोका जा सकता, किसी का हाथ खींचा जा सकता। ये एक लम्हे के लिए ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा, वापस आइए फिर ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी के लिए जो मुश्किल सूरत हाल जिसके बारे में कहा जा रहा था, उसका पहला एक अहम मेंबर सामने आ गया। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा उमर डार की ज़रा गुफ्तगू सुनिए। ये सुनो, आपने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का रास्ता रोक दिया, आपने असद कैसर का रास्ता रोक दिया, आपने जुनेद अकबर का रास्ता रोक दिया। मैं कहता हूं सलमान अकरम राजा का तो रास्ता रोक लोगे, जुनेद अकबर का रास्ता रोक लोगे, असद कैसर का रास्ता रोक लोगे, लेकिन अवाम के इन हाथों को इमरान खान के निशान पर मोहर लगाने से कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे? तो उमर डार की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तरह फ़हीम खान कराची से आए, उन्होंने भी बड़ा एक्टिवली डोर टू डोर कैंपेन जैसी होती है ना, पम्फलेट तकसीम करना, लोगों तक पहुंचना, ये काम किया। खैबर पख्तूनख्वा से शफकत अयाज थे गालबन या कोई और, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी बड़ा अच्छा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए। तो पीटीआई का मैं अगर आप बताऊँ तो इट्स ऑल अबाउट गिलगित। यहाँ पे क्या होगा मालूम नहीं है मुझे, लेकिन मैं गिलगित को बड़ा मिस कर रहा हूँ। वहाँ पे जो मनाजर आ रहे हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से आपसे जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए जो मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसमें अपने ही कुछ लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, चाहते ना चाहते। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन अब वो जो कह रहे थे ना 25-30 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, अब उनमें से एक बंदा जो है वो सामने आया। साबिक स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुश्ताक गनी साहब, वो सामने आए और उन्होंने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हुई तो फिर हम बजट में सपोर्ट नहीं कर सकेंगे या उसके साथ खड़ा नहीं होंगे, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं। तो अगर बजट में आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मुश्ताक गनी साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उल्टा नुकसान किसको होगा? सुहेल आफरीदी को इंडिविजुअली तो नहीं होने लगा, या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को अगर होता है नुकसान तो ये इमरान खान के फ़ायदे में जाएगी या घाटे में जाएगी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो फ़ैसले जो भी करें, अच्छी बात है, आप अपने कारकुनान का मोराल अप रखने के लिए, ज़रा अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए ऐसे इक़दाम करते हैं, लेकिन ऐसा कदम जिससे आपकी अपनी सियासत को, आपकी अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचे, उस तरफ जाने से मेरा ख़्याल है थोड़ा गुरेज़ करना चाहिए, और मेरा ख़्याल है करेंगे भी सही। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत शोर उठ रहा था कि जनाब करप्शन बहुत हो गई, करप्शन बहुत हो गई। हर थोड़ी देर बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसका जिक्र करते थे कि करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा है और दिस एंड दैट। तो वो
सुहेल आफरीदी साहब ने एक पूरा सेल जो है वो मुतहर्रिक कर दिया है, आवाम का एहसास के नाम से कंप्लेंट सेल है। अगर किसी को करप्शन की कोई शिकायत है, कोई मसला है, कोई इशू है, वो नंबर भी उन्होंने पब्लिक कर दिए हैं। आप जाइए उन नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिए, सबूत उनको प्रेजेंट कीजिए और उनका वादा है कि 48 घंटों के अंदर अंदर इसके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर फिर भी नहीं होता, फिर सोशल मीडिया के ऊपर डालिए, हमें टैग कीजिए, फिर हम अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हाईलाइट करेंगे कि देखते हैं कि फिर कैसे नहीं होता। या तो फिर इनको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्हें फेस करना पड़ेगा सोशल मीडिया का बैकलैश और फिर ये सारा जो भी मंजरनामा उसके बाद का होगा। तो ये था आज का कंप्लीट रन डाउन। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत-ए-हाल से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। मीनवाइल कश्मीर के हवाले से भी आज मैंने कुछ अपडेट सुनी है जो कि कोई इतनी अच्छी नहीं है, अफसोसनाक हैं। उनको सुन के तशवीश हुई, परेशानी हुई। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिचुएशन को तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। अल्लाह करे कि ये सिचुएशन इसी तरीके से हैंडल हो कि उसमें कोई किसी फरीक का भी कोई नुकसान ना हो, किसी का नुकसान पहुंचा के कोई कामयाब नहीं होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बट वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वो सिचुएशन है। अल्लाह करम करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।